रीता की मां के पीछे जाते हुए छोटू और रीता नौपूछ कबीले के सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। तकरीबन आधे घंटे तक इसी तरह आगे बढ़ते रहने के बाद वहां पुरानी चट्टानें नजर आने लगी, जिसके बीच में बना था एक बड़ा सा मंच। रीता की मां उन दोनों को उस मंच पर ले गई, जिसके बीचों बीच एक अजीब सा पत्थर दिखाई दे रहा था। तभी उन्होंने अपनी मुट्ठी कसते हुए एक छोटी सी मूर्ति बाहर निकाली, जो असल में लाल रंग की एक लोमड़ी की मूर्ति थी। इस लोमड़ी की कुल मिलाकर 9 पूंछ थी और उसमें से छोटू को एक बड़ी खतरनाक शक्ति महसूस हो रही थी। तभी रीता की मां ने दोनों की तरफ देखकर सवाल किया, क्या तुम दोनों तैयार हो पूर्वजों के दरबार में जाने के लिए? इस सवाल पर दोनों ने अपने सर हिलाए, जिसके बाद रीता की मां ने वो मूर्ति मंच के बीचों बीच रखे पत्थर पर रख दी। इसी के साथ उन्होंने अपने पास से थोड़ा खून बाहर निकाला, जिसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बताया, ये खून हमारे कबीले के सभी लोगों के खून की एक एक बूंद को मिलाकर तैयार किया गया है। पूर्वजों का दरबार खोलने का सिर्फ यही एक तरीका है, पर जितनी बार भी ये दरबार खोला जाएगा उतनी बार इस मूर्ति की शक्तियां कमजोर पड़ती जाएंगी। फिलहाल इसमें इतनी शक्तियां बची हैं कि हम एक बार और ये दरबार खोल सकते हैं, इसके बाद ये मूर्ति तबाह हो जाएगी, इसलिए हमारा आखिरी मौका है। इतने में वो खून उस मूर्ति पर पड़ने लगा, जिसके पड़ते ही वो मूर्ति जाग उठी। वो बड़ी होते हुए आसमान की तरफ देखकर आवाजें निकालने लगी, जिसके तुरंत बाद आसमान काले बादलों से ढक गया। लोमड़ी की उस प्राचीन आवाज से पूरा इलाका कांपने लगा था और मंच में से एक अजीब सी लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी उनके ठीक सामने एक बहुत बड़े लाल रंग के दरवाजे में बदल गई, जिसके तैयार होते ही रीता की मां ने कहा, तुम लोग अंदर जा सकते हो, ये दरवाजा तुम्हें पूर्वजों के दरबार तक ले जाएगा। ये सुनकर रीता ने हामी भरी और छोटू की तरफ देख कर कहा, ध्रुव जी, आपको मेरा हाथ पकड़कर ही इस दरवाजे के अंदर जाना होगा, नहीं तो आप इसके बाहर कर दिए जाओगे। आखिर आप हमारे कबीले के जो नहीं हो। उसकी बात पर छोटू ने हामी भरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे पकड़ते हुए रीता काफी झिझकने लगी। हमारे 9 पूंछ कबीले की आखिरी उम्मीद को संभाल लीजिएगा। दूसरी तरफ जब छोटू और रीता उस दरवाजे के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक बेहद ताकतवर आयामी शक्ति महसूस हुई। धीरे धीरे छोटू को दिखाई देने लगा कि उनके सामने लाल रंग के पानी का एक बहुत बड़ा समंदर दिख रहा था। उस समंदर पर एक रास्ता बना था, जिस पर वो दोनों खड़े थे, और उस रास्ते के आखिर में एक बड़ी सी मूर्ति दिख रही थी। रीता ने गौर से उस मूर्ति को देखा, जिसके बाद वो छोटू का हाथ छोड़कर उस मूर्ति की तरफ जाने लगी। छोटू ने जब ऐसा होते देखा तो वो अपने शरीर की शक्तियों को तैयार करते हुए रीता के पीछे जाने लगा। जाहिर सी बात थी कि वो जगह अनजान थी, ऐसे में छोटू किसी भी खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा था। कुछ ही पलों में वो दोनों रास्ते के आखिर में आ गए, जहां से उन्हें वो मूर्ति अच्छी तरह नजर आने लगी। छोटू ने देखा कि वो असल में 9 पूंछ वाली लोमड़ी की मूर्ति थी, जिसकी शक्तियां उस छोटी मूर्ति से कई गुना ज्यादा लग रही थी। भले ही छोटू और उस मूर्ति के बीच काफी दूरी थी, लेकिन फिर भी छोटू की धड़कनें काफी बढ़ गई थीं। तब रीता ने उस मूर्ति की तरफ देखकर छोटू को बताया, ध्रुव जी, यही है हमारी पूर्वज, फिलहाल तो ये बस एक कंकाल है। ये सुनते ही छोटू के चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी और उसने मन ही मन कहा, तो ये कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक असली 9 पूंछ वाली लोमड़ी का कंकाल है। तभी मैं सोचूं कि इसकी शक्तियां इतनी खतरनाक क्यों लग रही हैं। रीता ने अपनी रफ्तार तेज कर दी, जिसके बाद वो उस मूर्ति से कुछ फुट दूरी पर पहुंच गई। फिर वो अपने घुटनों पर बैठ गई और उसने अपने दोनों हाथों से सील बनानी शुरू कर दी। छोटू उसके पीछे खड़ा चुपचाप ये नजारा देखता जा रहा था। इस दौरान बहुत ही प्राचीन मंत्र रीता के मुंह से निकला, जो उस जगह पर गूंजते हुए वहां की शक्तियों में हलचल लाने लगा। छोटू देख पा रहा था कि शक्तियों की इस हलचल से 9 पूंछ वाली लोमड़ी के कंकाल में से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी थी। अचानक वो रोशनी इकट्ठा हुई और देखते ही देखते एक औरत में बदल गई। वो औरत बड़े ही आलीशान कपड़े पहने हुए थी, जिसे देखकर रीता की आंखों से आंसू बाहर आने लगे। पूर्वज जी, कैसी हैं आप? वहीं उस औरत ने भी रीता की तरफ देखा, जिसके बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे कबीले की काबिल योद्धा, मेरी अमानत हासिल करो, मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है तुम्हारा। उसकी बात पर रीता ने अपने हाथ आगे किए, जिसके बाद वो उस औरत के हाथों से कुछ हासिल करने वाली थी, पर जैसे उसके हाथ उस औरत के हाथों से टकराते उसके पहले ही अचानक रीता को एक हाथ महसूस हुआ, जिसने पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। ये देखते ही रीता हैरान हो गई और उसने चेहरे पर परेशानी के साथ कहा, ध्रुव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? पर छोटू तो उसकी बात को नजरअंदाज करता रहा और वो घूरते हुए उस औरत को ही देखता रहा। फिर उसने धीरे से रीता को और पीछे खींचकर उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, तुम कोई 9 पूंछ वाली लोमड़ी नहीं हो, इसलिए तुम रीता की पूर्वज नहीं हो सकती। उसके इतना कहते रीता के चेहरे की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई और उसने घबराहट भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ध्रुव जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मेरे शरीर में बहता खून और इनके शरीर में बहता खून एक जैसा ही है, इसका मतलब यही मेरी पूर्वज है। लेकिन छोटू तो रीता की बात मानने को तैयार ही नहीं था, बल्कि वो तो लगातार उस औरत की तरफ देखता जा रहा था और छोटू की आंखों में काले रंग की रोशनी और बिजली नजर आ रही थी। तभी छोटू ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, कौन हो तुम? मैं इतना जान चुका हूं कि तुम रीता के कबीले की तो हरगिज नहीं हो।
इस पर उस औरत के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखी और उसने छोटू की तरफ देखकर रीता पर चिल्लाते हुए कहा, मेरे कबीले के लोग क्या हमारे नौपूछ कबीले के नियम भूल गए हैं? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई किसी अजनबी को इस पवित्र पूर्वजों के दरबार में लाने की? उसे इस तरह नाराज होते देख रीता बहुत ज्यादा घबरा गई और वो कुछ कहने ही वाली थी कि छोटू ने उसे कुछ भी कहने से रोक लिया। ऐसा करते हुए उसने मुस्कुराकर रीता से कहा, इतने साल हो गए रीता, लेकिन आज तक तुम्हारे कबीले का एक भी योद्धा वापस नहीं आया जो इस पूर्वजों के दरबार में अमानत हासिल करने आए थे। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? सच कहूं तो हमारे सामने जो शख्सियत है वो तुम्हारी पूर्वज नहीं है। फिर छोटू ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, मैंने ठीक कहा ना? क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैं किस अंधेरे के गुलाम से बात कर रहा हूं, या शायद तुम अंधेरे के राजा हो? छोटू की यकीन से भरी बातों ने रीता को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में अजीब सी परेशानी थी, जिसके साथ उसने उस औरत की तरफ देखकर कहा, पूर्वज? क्या ये सच बोल रहे हैं? वहीं वो औरत लगातार छोटू की तरफ देखती रही। एक पल बाद उसके चेहरे की नाराजगी एक अजीबोगरीब मुस्कुराहट में बदल गई, जिसके साथ उसने कहा, बेवकूफ नौपूछ कबीले के लोग, लगता है कि अब जाकर उन्हें समझ आ गया है कि इतने सालों से क्या गड़बड़ हो रही थी। लड़के, तुम कौन हो? अपनी पहचान बताओ। इस दुनिया में ज्यादा लोग नहीं बचे हैं जिन्हें अंधेरे के गुलामों के बारे में पता हो, और तुम तो सिर्फ एक शुरुआती महाप्राण हो। तुम्हें तो ये बातें बिल्कुल भी पता नहीं होनी चाहिए थी। उस औरत को ऐसी बातें करते देख रीता के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया और उसकी आंखों में अजीब सा खौफ नजर आने लगा। वहीं छोटू ने उस औरत के इस बदलते अंदाज को देखकर हंसते हुए कहा, वो क्या है कि कुछ वक्त पहले ही अंधेरे के गुलामों से मेरा सामना हुआ था, और हाँ, मैंने तो मदद भी की थी एक अंधेरे के राजा वाहिनों को खत्म करने में। इस पर उस औरत की आंखों में बेइंतहा नाराजगी नजर आने लगी, जिसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अंधेरे के राजा को तुमने खत्म करने में मदद की? लगता है कि तुम्हें बढ़ा चढ़ाकर बातें करना बहुत पसंद है। क्या तुम जानते भी हो कि एक अंधेरे के राजा को खत्म करने के लिए कितनी ताकत चाहिए होती है? छोटू समझ रहा था कि उस औरत को छोटू की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आखिर वो महज एक शुरुआती महाप्राण जो था। तभी छोटू ने बड़े ही साफ अंदाज में उसे जवाब दिया, जानता हूं, एक अवतार रैंक का योद्धा, प्राचीन राजा तबाही मंच और 4 प्राचीन निशानों की मदद। अंधेरे के राजा को खत्म करने के लिए इतना तो काफी रहता है ना? छोटू ने जैसे ही ये कहा तो उस औरत की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। फिर उसने बेरहमी भरे अंदाज में छोटू से पूछा, तुम आखिर हो कौन? नहीं है, लेकिन अब जो कि तुम यहाँ आई गए हो तो मैं तुम्हें इस लड़की के साथ ही यहाँ कैद कर लूंगा। इतना कहकर उस औरत ने तुरंत अपनी मुट्ठी कसी, जिससे चारों तरफ दिखता लाल रंग का समंदर अचानक से उफनाने लगा। एक झटके में पानी में से अनगिनत लाल रंग की जंजीरें बाहर आती दिखाई दी, जो कि छोटू की तरफ तेज रफ्तार में बढ़ रही थीं। ये देखकर रीता ने हड़बड़ाते हुए छोटू को संभलने को कहा, और छोटू के चेहरे की मुस्कुराहट तो बरकरार थी और उसकी आंखों में जलती बिजली अचानक काफी खतरनाक हो गई। अगले ही पल उस जगह पर बिजलियां गरजने लगीं और छोटू के शरीर से बिजलियों का झटका निकलते हुए उसकी तरफ बढ़ती जंजीरों से टकराने लगा। छोटू ने बिजलीधार प्राचीन निशान की खतरनाक शक्तियां इस्तेमाल कर दी थी, जिसके सामने वो लाल जंजीरें टूटने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाई। ये देखकर अचानक से उस औरत के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो महसूस करने लगी कि उस बिजली में एक बड़ी ही पहचानी लेकिन खतरनाक शक्ति मौजूद थी। धीरे धीरे छोटू के सिर के ऊपर बिजलियां इकट्ठा होने लगी, जो एक बड़े ही प्राचीन निशान में बदल गई। उसके तैयार होते ही छोटू के हाथों में बिजलियां तैयार हो गई थी। तभी उस निशान को देखकर वो औरत चिल्लाई, बिजलीधार प्राचीन निशान। वो औरत अपने दांत पीसने लगी और उसे अब जाकर समझ आया कि छोटू ने ऐसा क्यों कहा था कि वो अंधेरे के गुलामों की मुश्किलें बढ़ा देता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बिजलीधार प्राचीन निशान का मालिक जो था। इतने में उस औरत ने खुद को संभालते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम बिजलीधार प्राचीन निशान के मालिक हो? तुम्हारी शक्तियां तो मुझसे बहुत कम है, इसलिए मैं आज तुम्हें खत्म करके इस बिजलीधार प्राचीन निशान को दुनिया से ही गायब कर दूंगा। मगर उसकी बातों का छोटू पर कोई असर नहीं पड़ा और वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, बिजलीधार प्राचीन निशान को दुनिया से गायब कर दोगे? ऐसा लगता है कि बढ़ा चढ़ाकर बातें करना तुम्हें बहुत पसंद है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी अंधेरे के राजा हो? तुम सिर्फ उस राजा का एक छोटा सा अंश हो, जिसकी हिम्मत तो ऐसी है जैसे वो अभी भी पहले जितना ही ताकतवर है। इस पर उस औरत ने एक जोरदार चीख निकालते हुए अपने दोनों हाथों से अजीबोगरीब सील बनानी शुरू कर दी। उसके ऐसा करने पर लाल समंदर में ढेर सारे बवंडर तैयार होने लगे। वो बवंडर बहुत तेजी से घूम रहे थे और उसमें से लाल रंग की रोशनी निकलकर एक झटके में हर तरफ जाती दिखी। सिर्फ यही नहीं, गौर करने पर दिखता कि इस लाल रंग की रोशनी में काले रंग के अंधेरे की शक्तियां भी नजर आ रही थीं। फिर वो रोशनी चारों तरफ फैलने लगी और एक अजीब सा जाल तैयार होने लगा, जो देखने में बहुत ताकतवर लग रहा था। छोटू ने भी उस जाल को तैयार होते हुए देखा, जिसके बाद उसकी आंखों में काले रंग की रोशनी बढ़ने लगी
एक झटके में उसके माथे से काले रंग की रोशनी निकली, जो उसके सिर के ठीक ऊपर एक बहुत बड़े गोले में बदल गई। उस गोले से अजीब सा खिंचाव निकल रहा था, जो लाल रंग की रोशनियों को अपनी तरफ खींचते हुए उस बड़े और ताकतवर जाल को गायब करने लगा। वो गोला बड़े ही रहस्यमय अंदाज में उस जाल को नाकाम कर रहा था, जिसे देखकर उस औरत के चेहरे का रंग बदलने लगा। विनाशक प्राचीन निशान, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उसने कभी नहीं सोचा था कि छोटू के पास न सिर्फ बिजली धार प्राचीन निशान होगा, बल्कि वो तो विनाशक प्राचीन निशान का भी मालिक था। अब जाकर उस औरत की आंखों में अजीब सी घबराहट नजर आने लगी। वहीं छोटू ने उस जाल को पूरी तरह गायब कर उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी समझ तो मुझे बहुत कमजोर लग रही है, लेकिन फिर भी तुम ये रूप लेने में कामयाब रहे। इसका मतलब जरूर तुमने बाकी दोनों राजाओं के अंश का भी इस्तेमाल किया होगा, तब जाकर तुम्हारा ये रूप तैयार हो पाया। मैंने ठीक कहा ना? इस वक्त उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी, जिसके साथ उसने हंसकर कहा, काफी समझदार हो। तो क्या हुआ अगर तुम्हें इस सच का पता चल गया? वो बेवकूफ अकेले ही हम तीनों राजाओं को कैद करने की कोशिश कर रही थी। कौन सोच सकता था कि वक्त के साथ साथ हम तीनों राजाओं की समझ उसकी समझ पर हावी पड़ जाएगी। जो शरीर तुम देख रहे हो वो उस बेवकूफ का ही है। इतने सालों से नौपूछ कबीला अपने काबिल योद्धा यहाँ भेजता गया, जिन्हें मारने में हमें बहुत मजा आया। अपने चारों तरफ देखो, जो खून का समंदर तुम देख रहे हो वो इस कबीले के योद्धाओं का ही खून है। उसकी ये बात सुनते वक्त रीता की आंखों से लगातार आंसू निकलते रहे, मगर साथ ही उसे बेइंतहा नाराजगी भी महसूस हो रही थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो जगह असल में उसके कबीले की आखिरी उम्मीद थी, वो जगह उसके कबीले के लिए इतनी खतरनाक साबित होगी। वहीं छोटू ने तो उस औरत की बात समझते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि अगर हम तुम्हारी समझ को कमजोर कर देंगे, या उससे भी बेहतर तुम्हारी समझ को गायब करने की कोशिश की, तो उस पूर्वज की समझ भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तब तो नौपूछ कबीला कभी भी ताकतवर नहीं बन पाएगा। और चाहे प्राचीन निशान कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो हम तीनों की समझ को कमजोर तो हरगिज नहीं कर सकते। तुमने शायद इन प्राचीन निशानों की ताकत को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है। ये सुनकर छोटू के माथे पर थोड़ी परेशानी दिखने लगी। अगर वो तीनों राजाओं की समझ को खत्म करता तो नौपूछ कबीले की पूर्वज की समझ भी खत्म हो जाती। तब उनके साथ साथ उनकी इमानत भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। जिस दौरान वो इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, उतने में उसके ठीक बगल से रीता की गुस्से भरी आवाज सुनाई पड़ी। ध्रुव जी, इन शैतानों के रहते हमारी पूर्वज तो गायब हो ही गई हैं, इसलिए अब हमारा कबीला उनकी अमानत तो हासिल कर ही नहीं पाएगा। लेकिन हम इन तीनों शैतानों को जिंदा रहने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे कबीले के इतने सारे योद्धाओं के खून का बदला जो लेना है। खत्म कर दीजिए इन्हें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे भी कमजोर रहकर, लेकिन ये आज के बाद इस दरबार में नहीं रहने चाहिए। छोटू अगर प्राचीन निशान का इस्तेमाल नहीं करेगा तो कैसे शैतानों की समझ को कमजोर कर पूर्वजों को वापस ला पाएगा? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब गुड़िया ने देखा कि जरीना अपना सबसे ताकतवर हमला इस्तेमाल करने लगी है, तो उसके हाथों से भी काले रंग की कुल्हाड़ी छूट गई। फिर उसने तुरंत अपनी उंगली से थोड़ा खून बाहर निकालकर उस कुल्हाड़ी में भर दिया, जिससे वो कुल्हाड़ी अजीबोगरीब लाल रंग की रोशनी के साथ चमकने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि उस कुल्हाड़ी की शक्तियां धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ऐसा करके भी गुड़िया रुकी नहीं, और थोड़ी झिझक के बाद उसने अपने हाथों से रहस्यमय सील्स बनानी शुरू कर दी। उसकी आंखों से काले रंग की रोशनी निकलकर आखिर में एक प्राचीन काले रंग के निशान में बदल गई, जिसके तैयार होते ही पूरे इलाके में एक घना अंधेरा छा गया। उस